नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इकाई के अंदर सीएम भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे पहले प्रकाश यूट्यूब के चैनल पे हम लोगों ने अभी तक राजस्थान के राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों के साथ में हमने साझा करे थे, उसके बारे में भी हम आपके साथ में और सारी चीजें शेयर करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। राजस्थान के सीएम अर्थात आजादी के बाद अभी तक सबसे पहले मनोनीत से लेकर के और वर्तमान तक जितने भी सीएम रहे हैं, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, इनके अलावा उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता थे, उनके बारे में हम इस वीडियोस के माध्यम से साझा करेंगे। राजस्थान के अंदर सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे, कितना उनका कार्यकाल रहा, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, इसके बारे में हम सारी जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के अंदर कौन से मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे, उसके बारे में हम आज इस क्लास के दौरान चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले की स्लाइड आप देख ही रहे हैं, जिसके अंदर शुरू से लेकर के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से उनको देख सकते हैं। और हम बात करेंगे सारे फैक्ट्स की जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता थे, लेकिन वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं सामान्यतः, जहां पे ये पूछे जा रहे हैं सामान्यतः कि कौन कौन से मुख्यमंत्री कब कार्यकाल में रहे। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि हाल ही के दौरान एक परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा गया कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसी महिला कवियत्री के खिलाफ या उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करी जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोचक पहलू हैं जो आपको नहीं पता थे अभी तक, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियोस के दौरान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्रम संख्या 1 से हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर हीरालाल शास्त्री का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव नहीं होने की वजह से हालांकि मुख्यमंत्री की जरूरत तो पड़ती थी, उस समय किसको मनोनीत किया जाए या अथवा कुछ टाइम बीइंग के लिए किसको इस कार्य का भार सौंपा जाए, तो सबसे पहले नाम आता हीरालाल जी शास्त्री साहब का। हीरालाल जी शास्त्री साहब का बारे में कुछ मैं और बता दूं कि प्रजामंडल आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में भी कहा जाता है कि हीरालाल शास्त्री भी प्रजामंडल आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे उनके साथ में, और जो जयपुर राजघराना था, जो आमेर राजघराना था जिसमें मिर्जा इस्माइल थे, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया था कि प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जयपुर भाग नहीं लेने वाला है, इसी के बनिस्पत यहाँ पे सहमति दोनों, जिसमें राज परिवार कह सकते हैं, राज्य उस समय जो जागीरदार हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, और दूसरी तरफ प्रजामंडल आंदोलन के अग्रणी जो नेता थे उसमें हीरालाल जी शास्त्री भी थे, और उन्होंने उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी को जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उसके बाद में बाबा हरिश्चंद्र नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस एग्रीमेंट के खिलाफ थे, अथवा उनको ये चीज पसंद नहीं थी, तो उन्होंने फिर जो है इसका विरोध भी किया और अलग से एक संगठन भी बनाया। इसके बारे में भी विस्तारवाद चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वो अगले वीडियोस में। हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं, और 7 अप्रैल 1949 से लेकर के 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। हम पढ़ रहे हैं सारे। सबसे पहले पता है कि मुख्यमंत्री मनोनीत यही थे, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ जो वर्तमान में टोंक में है, उसको बनाने का, उसको स्टैब्लिशमेंट करने का सारा श्रेय हीरालाल जी शास्त्री साहब को ही जानता है, अगर जाना जाता है उनसे। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने टोंक में करी। महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए इनके काम वैसे ही याद किए जाते हैं आज की जनता के द्वारा कि उस समय तत्कालिक समय में भी महिला शिक्षा के बारे में ज्यादा चेतना नहीं थी, ज्यादा रुचि नहीं थी लोगों को अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों को पढ़ाने की, लेकिन उस समय भी उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में इतना बड़ा सोचा। और वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा एक संस्थान है जहां पे हमारी बालिकाएं वहां पे पढ़ती हैं, और उसके बाद में अभी वहां पे इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसकी आप मतलब चर्चा भी नहीं कर सकते। वहां पे एविएशन है, वहां पे हॉर्स राइडिंग है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिसके ऊपर देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारत की या राजस्थान की लड़कियां अपना परचम फहरा रही हैं। ये सब किसकी वजह से है? वो इसकी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने करी। 30 मार्च
30 मार्च 1949 को, अर्थात 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता। 30 मार्च 1949 को जब राज्य का गठन हो गया था तो सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जो बने थे उनका नाम हीरालाल जी शास्त्री था। इसके अलावा आत्मकथा, हर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है और उसमें लिखा उन्होंने प्रत्यक्ष जीवन का शास्त्र, अर्थात जो जीवन में अभी जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, जो प्रत्यक्ष चीजें देख रहे हैं, उसी के जीवन का शास्त्र के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट, पत्नी रतन शास्त्री, रतन शास्त्री का जन्म एक्चुअली एमपी में हुआ था और उसके बाद शादी हीरालाल जी शास्त्री साहब के साथ हो गई। राजस्थान के अंदर पद्म भूषण और पद्म श्री पाने वाली महिला, पद्म श्री और पद्म भूषण पाने वाली महिला हीरालाल जी शास्त्री की पत्नी का नाम था रतन शास्त्री, जिनके नाम से कीर्तिमान है। जयपुर रियासत के गृह और विदेश विभाग में भी सचिव रहे थे। इससे पहले हीरालाल जी शास्त्री, चूंकि उनका जो निजी जीवन जैसे कह सकते हैं, उनका सामाजिक जीवन कह सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे परिवार में हुई, अच्छी उन्होंने तालीम हासिल करी और इसी की वजह से जयपुर राजघराना, जयपुर जिस समय इनका यहाँ पे शासन चल रहा था राजा महाराजा का, तब भी वहाँ पे योग्य और गुणीजन व्यक्तियों की तलाश रहती थी और यही काम पूरा किया हीरालाल जी शास्त्री साहब ने। ऐसे मैं 2-3 आपको और फैक्ट बताऊंगा, और ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसी रियासत के वहां पे प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, अर्थात वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनमें से एक है हीरालाल जी शास्त्री। यहाँ पे गृह और विदेश विभाग, क्योंकि रियासतें होती थी तो उनके पास में विदेश और गृह, क्योंकि राजस्थान की 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में एक समझौता किया था और सारी की सारी चीजें वो अपने हिसाब से संप्रभु होकर के संभालते थे। हालांकि वहां पे अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त एक रेजिडेंट होता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे गृह और विदेश जैसे मामले होते थे, वहां पे राजा अपना खुद ही निर्णय लेते थे और इसके लिए जयपुर राजघराना जो था उसके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हीरालाल जी शास्त्री साहब, उनको भी गृह और विदेश सचिव के लिए काम करने का उनको मौका मिला था। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल जी शास्त्री साहब के मध्य हुआ था और प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जयपुर प्रजामंडल भाग लेगा अथवा नहीं लेगा, इसके बारे में चर्चा गई और आखिरकार निर्णय आया कि प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जयपुर भाग नहीं लेगा। तो ये सारे फैक्ट हमने हीरालाल जी शास्त्री साहब के बारे में पढ़े। हालांकि वो जयपुर के ही रहने वाले थे, जमवारामगढ़ उनकी जन्मस्थली कहा जाता है और उसके बाद में उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी करी। जयपुर राजघराने के प्रधानमंत्री थे, गृह सचिव भी रहे हैं और विदेश सचिव भी रहे हैं और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना करी, कुटीर उद्योगों के बारे में भी इन्होंने काम किया। इनकी पत्नी का नाम रतन शास्त्री था, इनको भी बहुत बड़ी उपलब्धि से जाना जाता है। राजस्थान की पद्म श्री और पद्म भूषण पाने वाली महिला है ये उस समय की। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपने इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से आपने जाने जो आपको अभी तक नहीं पता थे। क्रम संख्या 2 के अंदर हम पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने राज्यपाल के समय, मुख्यमंत्री के समय भी पढ़ लिया था कि उस समय कौन कौन से राज्यपाल के समय कौन कौन से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सी वेंकटाचार्य का जो नाम आप देख रहे हैं वो राजस्थान के नहीं हो सकते, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजस्थान के अंदर आए यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने काम किया। वेंकटाचार्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे पहले। 6 जनवरी 1951 से लेकर के 25 अप्रैल 1951, मात्र लगभग 3 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा। ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री ही थे, लेकिन इनके साथ में एक चीज और जुड़ी, बीकानेर रियासत के प्रथम प्रधानमंत्री। अर्थात उस समय में रियासतों को भी ये जरूरत महसूस हो रही थी कि प्रधानमंत्री जो अपने सारे काम जो है, सारे क्रियाकलापों का निर्वहन करे, उसके लिए किसी योग्य और गुणीजन व्यक्ति की आवश्यकता हुआ करती थी उस समय। तब भी ये काम पूरा किया सी वेंकटाचार्य, जो उस समय बीकानेर के तत्कालिक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद में वो मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब के पूर्व सचिव भी रहे हैं। तो आदमी की योग्यता के बारे में तो आप बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि वो कितने उम्दा, गुणीजन और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके पास में राजनीतिक कौशल की कोई कमी नहीं थी, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम करा था और बहुत सारी चीजें जो आप इस स्लाइड के माध्यम से जो देख रहे हैं वो भी उन्होंने करी हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे हैं। भारत के ऐसे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल है राजनीतिक जो सारे चीज जो डेलीगेट्स होते हैं उनमें भी रहे कि कनाडा के अंदर उच्चायुक्त रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ी सी चीज आपको उच्चायुक्त और राजदूत के बारे में भी बता देता हूं। भारत उपनिवेश रहा है ब्रिटिश का, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी देश
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य देश थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आते थे। और अभी भी अगर पाकिस्तान के अगर राजदूत अगर यहाँ पे होते हैं तो उनको राजदूत नहीं कहते, एम्बेसडर नहीं कहते, उनको उच्चायुक्त के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पूरी जो ब्रिटिश डायनेसिटी थी उसी के अंतर्गत उसके बाद में इन देशों ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और वहां से ब्रिटिश सत्ता से वो मुक्त हुए, लेकिन अभी भी वहां पे उच्चायुक्ति कहा जाता है उनको। हालांकि आजकल अभी ये धारणा धीरे धीरे जो बदल रही है, लेकिन फिर भी अगर कॉमनवेल्थ गेमों की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ राष्ट्रों की बात करते हैं, तो वो सारे राष्ट्र वही हैं जहां पे उच्चायुक्त के नाम से वहां के जो राजदूत हैं उनको जाना जाता है। और इस स्लाइड के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि उस समय सी वेंकटाचारी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। इसका मतलब ये है कि कनाडा भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा है, इसलिए वहां पे उच्चायुक्त उनको कहा जाता है। किताब इंग्लिश में ही लिखेंगे। प्रत्यक्ष जीवन का शास्त्र, जैसे हीरालाल जी शास्त्री विशुद्ध रूप से हिंदी थे और हिंदी भाषा ही जानते थे, तो उन्होंने किताब भी हिंदी में ही लिखी। अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और कनाडा में गए हैं, तो क्लास जो किताब भी लिखेंगे वो भी इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो उनकी किताब का नाम था विटनेस टू दी सेंचुरी, ये उन्होंने किताब लिखी। ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने जाने, जो आरपीसी के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्रम संख्या 3। क्रम संख्या 3 के अंदर जयनारायण व्यास राजस्थान के बहुत प्रमुख व्यक्तित्व, जिसको कह सकते हैं विशिष्ट व्यक्तित्व में उनको शामिल करा जाता है। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना से लेकर के मारवाड़ युद्ध से लेकर के, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने काफी काम करा प्रजामंडल के लिए। इसके अलावा युवाओं के अंदर चेतना, महिलाओं की शिक्षा के लिए चेतना, सामाजिक समरसता के लिए चेतना, इसका कार्य जयनारायण व्यास साहब ने करा। लेकिन जब मनोनीत मुख्यमंत्री बनने की जब बात आ रही थी तो जयनारायण व्यास कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने कौशल को इस्तेमाल किया, उनका कौशल इस्तेमाल करके उनके काम आया। और फिर वो एक जो है जयनारायण व्यास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोनीत निर्वाचित। अगर परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जाता कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं, तो ये सारा श्रेय जाता है जयनारायण व्यास साहब का। और जोधपुर के रहने वाले थे। 1951 से लेकर के 1952 तक ये कार्यकाल आप देख ही रहे हैं। आगे पढ़ेंगे जब निर्वाचन जब उनका हुआ था तब तो बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मनोनीत की बात करी जाए, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री साहब, सी वेंकटाचारी और उसके बाद में जयनारायण व्यास। तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान को जो मिला था वो मिले थे जयनारायण व्यास। मारवाड़ हितकारिणी सभा जोधपुर। जब प्रजामंडल आंदोलन की बयार जब राजस्थान में चल रही थी तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा प्रजामंडल के अंदर महिलाओं की भूमिका को और ज्यादा विशुद्ध रूप से आगे रखने का कार्य अगर किसी ने करा तो वो जयनारायण व्यास ने करा। इसके अलावा प्रजामंडल यूथ लीग का भी उन्होंने गठन करा था। लोक परिषद के संस्थापक भी रहे हैं। जोधपुर रियासत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि अगर बात हीरालाल शास्त्री की बात करें तब वो जयपुर राजघराने में भी उन्होंने काम किया। सी वेंकटाचारी जो बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और हम आपके सामने पढ़ रहे हैं कि जयनारायण व्यास भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे जोधपुर रियासत के तौर पे उन्होंने काम वहां पे किया, उनके लिए काम किया। प्रथम विधानसभा चुनाव, थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको और आगे लेकर के बढ़ता हूं। प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं 1952 में। जयनारायण व्यास साहब बड़े नेता थे, उनको दुनिया हर राजस्थान के कोने कोने में जानती थी, लेकिन वो एक भूल कर बैठे। वो एक भूल इसलिए कर बैठे कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब चुनाव लड़े जा रहे थे तो जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह जी भी रामराज्य पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें हर जगह जितने भी जो राजस्थान की जो रियासतें थी जो पश्चिमी प्रभाव से परिपूर्ण थी, उनके अस्तित्व में थी, उन जगहों पे महाराणा हनुमान सिंह जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट उतारे गए, जिसमें रियासत काल के जो ठाकुर साहब कह सकते हैं या जो जागीरदार थे, उन्होंने भी चुनाव वहां पे लड़े थे।
जयनारायण व्यास साहब को इतना ज्यादा ये विश्वास था कि मैं चुनाव कहीं से भी जीत जाऊंगा, और इनके सामने हनुमंत सिंह जी खड़े हुए थे। जोधपुर ए और जालोर, यहां बी और ए और बी है, यहां पे ए, अर्थात जोधपुर ए और बी उस समय तत्कालिक समय में 2 ही सीटें हुआ करती थी। उस समय जयनारायण व्यास साहब के सामने हनुमंत सिंह जी ने चुनाव लड़ा। मैं रोचक तथ्य आपको और बताता हूं, इसके अलावा भी जयनारायण व्यास साहब एक सीट से चुनाव और लड़े थे, वो लड़े थे जालोर से, और जालोर और जयपुर, जालोर के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा था माधो सिंह के खिलाफ। जालोर में चुनाव लड़ा था, उस समय के तत्कालीन वो जागीरदार थे जालोर के, और उनके सामने जयनारायण व्यास साहब ने चुनाव लड़ा। इसके अलावा हनुमंत सिंह जी के सामने चुनाव लड़ ही रहे थे जोधपुर से। जयनारायण जी व्यास चुनाव हार गए। जयनारायण व्यास साहब पहला चुनाव हार गए थे, जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि को चुना जाना है, लेकिन वहां पे भी चुनाव हार गए। तो इसका हम दूसरा कारण ये भी देखते हैं कि उस समय तत्कालिक समय में जो राजा होते थे, उनकी भी अपनी प्रसिद्धि, उनके भी लोक कल्याणकारी कार्य आगे आए, जिनकी वजह से जनता ने उनको चुना। ये बात अलग कि प्रजामंडल आंदोलन तो काम कर ही रहा था, लेकिन ब्रिटिश भारत का हिस्सा राजस्थान नहीं था। ब्रिटिश भारत का हिस्सा राजस्थान नहीं था, यहाँ पे भी राजा अच्छा काम कर ही रहे थे। और हाँ, कभी कभी ये देखने को मिलता था कि कुछ अयोग्य राजा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा राजा का बेटा राजा बनेगा, योग्यता का कोई पैमाना नहीं था। उस समय राजस्थान की जनता को वाकई कष्ट देखने को मिले थे, जहां पे किसानों से ज्यादा कर लिए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत होती थी। ये अपने आप में गलत बात है कि ऐसा भी उस समय हुआ करता था, लेकिन राजाओं की लोकप्रियता में भी ऐसी कोई कमी नहीं थी कि राजा को जो है वो जनता हरा दे। और इसी का परिणाम था कि 1952 के प्रथम चुनाव के अंदर जयनारायण व्यास साहब चुनाव हार जाते हैं। ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। हालांकि उसके बाद भी एक उपचुनाव होता है, और उपचुनाव किशनगढ़ से वो जीत करके आते हैं। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन इससे पहले टीकाराम पालीवाल जो किसी नेपथ्य में थे, कोई ज्यादा उनका बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जयनारायण व्यास ने उनका नाम आगे किया कि एक बार आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं टीस तो जरूर थी कि काश मैं मुख्यमंत्री पहले चुनाव में बनता, अर्थात निर्वाचित अगर मुख्यमंत्री बनता तो सबसे पहले मैं बनता। लेकिन ये सारी चीजें उनके काम नहीं आई, और सबसे पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर कोई बने हैं तो टीकाराम जी पालीवाल, दौसा के रहने वाले थे, सामान्य नेता थे, ज्यादा बड़ा नाम नहीं था, लेकिन चुनाव जीत करके आए थे। और उस समय जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा चेहरा हुआ करता था राजस्थान में, वो चुनाव दोनों जगहों से हार गए थे। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से मुख्यमंत्री बने जो पहले चुनाव में हार गए थे, 2-2 सीटों से चुनाव हार गए थे। ये फैक्ट जो है वो जयनारायण व्यास जी से संबंधित है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई। मारवाड़ हितकारिणी सभा का उन्होंने गठन करा है, प्रजामंडल यूथ लीग मारवाड़, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें सामाजिक जीवन में करी थी। प्रजामंडल आंदोलन के प्रणेता रहे थे। और जोधपुर रियासत, अथवा इसको कह सकते हैं कि मारवाड़ रियासत के बहुत बड़े सामाजिक जीवन के वो बहुत बड़े नेता थे। राजनीतिक परिपक्वता तो थी उनके पास में, और उसके अलावा नेहरू जी के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। टीकाराम पालीवाल के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। पहले राजस्थान के पहले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का जो गौरव जो जाता है, जो श्रेय जाता है, वो टीकाराम जी पालीवाल को जाता है। हालांकि वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन जब तक जयनारायण व्यास उपचुनाव जीत करके नहीं आए, तब तक वो निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पे ही उन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। टीकाराम जी पालीवाल चौथे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि निर्वाचित होने वालों में वो पहले हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने 3 जिसको कह सकते हैं कार्यकारी या मनोनीत मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिनका कार्यकाल हीरालाल जी शास्त्री, सी वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास साहब ने संभाला। राजस्थान के अंदर प्रथम चुनाव होते हैं विधानसभा के 1952 से होते हैं। राजस्थान का पहला आम चुनाव विधानसभा के प्रथम विधानसभा 1952 के अंदर इसका गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को, और 31/10 लगभग 7-1 महीने के आसपास इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा राजस्थान के वैसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सीधे मुख्यमंत्री बने, अथवा उनका कोई विधानसभा सदस्य के तौर पे कोई ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा, सीधा विधानसभा में चुन के आए और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे सारे और फैक्ट्स भी मैं आपको इस वीडियोस के बारे में बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो चुनाव जीते ही सीधे मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ टीकाराम जी पालीवाल ही नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्लाइडें हम आगे पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके
परीक्षा से संबंधित काम में आने वाले हैं, सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं। किशनगढ़ उपचुनाव में जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण जी व्यास, ये आगे की बात है, लेकिन सीधा मुख्यमंत्री बने थे और दौसा से आते थे। बस इतना ही इनके बारे में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जयनारायण व्यास साहब को। जयनारायण जी व्यास के बारे में हम दोबारा पढ़ रहे हैं 1952 से लेकर के 1954 तक। इसका मतलब 1952 में जब विधानसभा का गठन हुआ तो सरकार बनेगी 1957 तक, अर्थात 5 साल। राजस्थान को प्रथम 160 सीटों पे चुनाव हुआ। 160 के अंदर 82 सीटों पे कांग्रेस आई थी। इसके अलावा रामराज्य पार्टी, जनता दल, इसके अलावा अन्य जो निर्दलीय थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और वो भी जीत करके आए थे। रामराज्य पार्टी को 24 सीटें मिली थी। इसके अलावा जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा था, कुछ सीटें वो भी लेकर के आए थे। इसके अलावा निर्दलियों की संख्या भी ठीक ठाक सी थी, लगभग 35 के आसपास, तो निर्दलीय भी चुनाव जीते थे। लेकिन 82 सीटों के साथ में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दल कांग्रेस के तौर पे उभरा था। और चूंकि प्रजामंडल ही अपने आप में कांग्रेस थी, तो सबसे पहले जयनारायण व्यास साहब को बनाया तो नहीं गया, लेकिन टीकाराम पालीवाल साहब बन बैठे, क्योंकि जयनारायण व्यास को बनाने वाले थे, लेकिन दोनों जगह से वो चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद में टीकाराम जी पालीवाल को पहली बार निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलवाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। किशनगढ़ के उपचुनाव के जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उस समय 17 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। पहला विधानसभा चुनाव इसलिए जाना जाता है कि वहां पे पहली बार में 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। हालांकि कारण बहुत रहे होंगे, किसी की असमय मृत्यु हो गई होगी या अयोग्य घोषित हो गई, जो भी कारण बने, लेकिन पहली बार 17 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं। और यशोदा देवी के बारे में ये पढ़ा जाता है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित महिला विधानसभा सदस्य यशोदा देवी के नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन वो पहली बार चुनाव जीत करके नहीं आई थी। उपचुनाव हुए थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 17 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उन्हीं में से एक सीट पे चुनाव जीत करके आई थी यशोदा देवी उपचुनाव के अंदर। हालांकि वो विधानसभा प्रथम ही थी, इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। चांदमल मेहता अथवा चांदमल पटेल के द्वारा खाली की गई सीट, और वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। चूंकि मुख्यमंत्री थे, बड़ा नाम था उनका, एक बार पहले मुख्यमंत्री मनोनीत के तौर पे वो रह चुके थे, तो सीटें यहां से खाली करवाई। और यहाँ पे चांदमल मेहता साहब ने अपनी सीट खाली करी, यहाँ से चुनाव लड़े हैं जयनारायण व्यास, और यहाँ से जीत करके आए हैं। पत्रिकाएं आंगी बाण तथा पीप, ये एक अंग्रेजी की किताब थी, पीप। इसके अलावा आंगी बाण जैसी पत्र पत्रिकाएं भी वो लिखते थे। काफी लंबे समय से प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे और कई बार जेल गए हैं। वो सिवाना की जेल में उनको एक बार रखा भी गया था। इसके अलावा मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने वाले एक ऐसे लीडर है राजस्थान के, प्रजामंडल आंदोलन के समय से ही थे। और ये सारा अगर कोई गौरव श्रेय की बात करें तो जाता है जयनारायण व्यास को। ये सारे फैक्ट्स हमने जयनारायण व्यास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़े। और बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के रहने वाले थे, और सुखाड़िया विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया अभी भी वर्तमान में उदयपुर में संचालित है। तो बिल्कुल हम ये गैस लगा सकते हैं कि उनका संबंध उदयपुर से था। और 1954 से लेकर के 1957 तक उस समय सबसे तत्कालीन यंग जिसमें जनरेशंस के जो लीडर कह सकते हैं, उनमें मोहनलाल सुखाड़िया भी उनके पीछे थे। जयनारायण व्यास साहब को ये विश्वास दिलाने में थोड़ा सा वो नाकामयाब हो गए नेहरू जी को, और जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। और वहां पे जयनारायण व्यास साहब की जगह पे मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम विधानसभा ही चल रही है अभी तक। प्रथम विधानसभा 1952 से लेकर के 1957 तक चल रही है। 3 मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, टीकाराम जी पालीवाल हो रहे हैं, जयनारायण व्यास हो रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया। 54 से लेकर 57 साल तक, लगभग 3 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे कार्य किया प्रथम विधानसभा में। पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके अंदर 3 मुख्यमंत्री रहे थे, तो प्रथम विधानसभा थी। 1952 में चुनाव रहे, 1957 तक, लास्ट में आते आते मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते। सर्वाधिक 4 बार अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, अपने आप में बड़ा फैक्ट है। सर्वाधिक 4 बार तक मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जो है वो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को ही जाता है। 17 साल, लगभग 17 वर्ष तक, अभी तक ये रिकॉर्ड अभी तक अपने आप में टूटा नहीं है, अथवा इसको कोई भेद नहीं पाया है। और 17 वर्ष तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे इन्होंने कार्य किया, और संसदीय सचिव पद का इन्होंने
सृजन किया था। संसदीय सचिव का पद का सृजन करने का श्रेय जाता है तो इनके नाम से ही जाता है। 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उदयपुर से आते थे और उनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी उदयपुर में संचालित है। ये सारे के सारे फैक्ट्स चौथे मुख्यमंत्री, वैसे तो कहा जाए तो चौथे हो सकते हैं, और अगर सीरियल वाइज बात करें तो छठे नंबर के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अगर मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों को जोड़ लिया जाए तो। क्रम संख्या 7, क्रम संख्या 7 के अंदर आपको फिर दोबारा देखने को मोहनलाल जी सुखाड़िया ही मिलेंगे। मोहनलाल जी सुखाड़िया ने अपनी पहचान इतनी मजबूत कर ली थी राजस्थान के संदर्भ में, अच्छा काम कर रहे थे, कांग्रेस बार बार जीत करके आ रही थी। सारा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है कि सारे जो मुख्यमंत्री होते हैं संभवतः सभी योजनाओं को संचालन करने का कार्य, इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य मुख्यमंत्री के कंधों पर होता है। तो ये कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने अगेन एक बार वो फिर जीत करके आए हैं और उनका कार्यकाल रहा है 1957 से लेकर के 1962 तक। अच्छा कार्य कर रहे थे। उसी समय पंचायती राज का प्रारंभ हो गया। आपको सब लोगों को पता है कि पंचायती राज का सबसे बड़ा इवेंट राजस्थान के नागौर जिले के अंदर हुआ था। पंचायती राज की संकल्पना राजस्थान के अंदर ही शुरू हुई थी। नागौर के एक बगदरी गांव था, वहीं से इन्होंने पंचायती राज की शुरुआत करी और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पे पधारे थे। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब हुआ करते थे। पंचायती राज जो राजस्थान के अंदर शुरू हुआ सबसे पहले, उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में ये फैल गया, अथवा संचालित होने लग गया और सब जगह पंचायती राज की संकल्पना पूरे भारतवर्ष में शुरू हुई। लेकिन राजस्थान इसलिए अपने आप में अनूठा है क्योंकि शुरुआत यहीं से की गई थी। चलिए, राजस्थान के अंदर संभागीय आयुक्त व्यवस्था को उन्होंने समाप्त किया था। सवाल पहले भी पूछे जा सके आरपीसी के द्वारा और अभी भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। हालांकि थोड़े से क्लिष्ट इस हिसाब से पूछ दिया जाएगा आपसे कि शुरुआत किसने करी, बंद किसने करी, या कुछ आगे है पीछे है, कौन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे सारे फैक्ट आजकल आरपीसी पूछे जाने लगे हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात आएगी तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी ये अनूठा होगा कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। नाम जाएगा मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का। राजस्थान में जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959, उस समय काश्तकारी अधिनियम आ रहे थे और जो राजाओं की जो सेलिंग जिसको एक्ट कर रहे थे, जो जमींदार और राजा होते थे उनकी जमीन को उस समय तत्कालिक समय पे जो किसान जोतते थे उन्हीं के नाम से उस जमीन को कर दिया गया, अथवा कोई जमीन की एक समय सीमा निर्धारित की गई। समय सीमा तो नहीं कहूंगा, इसका एक मात्रा निर्धारित की गई, इससे ज्यादा आप जमीन एक अपने व्यक्ति अपने नाम नहीं रख सकता। तो उसके लिए सारा श्रेय जाता है वो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को जाता है। और जो लोग शोषित वर्ग के थे, अर्थात जो जमीन जोते थे लेकिन उन पे कोई प्रभुत्व नहीं होता था अथवा उनके नाम वो जमीन नहीं होती थी, ये काम जो है वो उन्मूलन अधिनियम 1959 के अंतर्गत ये किया गया। राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगता है संपूर्णानंद यहाँ पे राज्यपाल हुआ करते थे। उसमें तत्कालिक समय में 1967 की बात हो रही है और 1967 के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा एक कार्यकाल हम आगे की स्लाइड में और पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी तक तो इनके 12 साल ही हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान में 17 वर्ष रहा था। अभी भी 5 साल शेष है और अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि आगे उन्होंने 5 साल में क्या किया। मोहनलाल सुखाड़िया 1967 से लेकर के 71 तक यहाँ पे भी ये मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसके अलावा जब मुख्यमंत्री अपनी अंतिम अवस्था तो नहीं कहे प्रौढ़ावस्था में होता है, मुख्यमंत्री कार्यकाल से अपना इस्तीफा अथवा जब वो रिटायर हो जाते हैं राजनीतिक जीवन से, यह कह सकते हैं कि जो सक्रिय राजनीति है वहां से जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तब उनको संवैधानिक पद से भी सुशोभित किया जाता है। पुराने लीडर थे और वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद उनको राज्यपाल बना करके किसी अमुक राज्य में भेज दिया जाता है। इसी परंपरा को शुरुआत जब चल रही थी उस समय ही जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका अर्थात दक्षिणी राज्य, दक्षिणी भारत के जो राज्य थे वहां पे इन्होंने राज्यपाल के तौर पे भी कार्य करा है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताऊं कि राजस्थान का जब पुनर्गठन चल रहा था, सिरोही जैसी, सुनेल टप्पा जैसे गांव जो कभी गुजरात में हुआ करते थे, इस समय दोनों राज्यों के बीच में उस समय भी बॉम्बे हुआ करता था क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात
को एक स्टेट कहा जाता था, वो बॉम्बे हुआ करता था। उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग होते हैं। उस समय गुजरात के साथ की जितनी भी जो सीमा लग रही थी राजस्थान की, वहां पे कुछ गांवों का आदान प्रदान चल रहा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, मौजूदगी में, बहुत सारे ऐसे क्लिष्ट बिंदु थे, पेचीदा बिंदु थे, उनका निराकरण किया गया। और अखंड राजस्थान जिसको हम कह सकते हैं, या अभी जो वर्तमान में हम राजस्थान देख रहे हैं, वो राजस्थान आपको उस समय देखने को मिला था। ये कार्य किया था मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। और सबसे फैक्ट बड़ा हम पढ़ ही चुके हैं कि 17 साल तक राजस्थान के अंदर, 17 साल तक अगर मुख्यमंत्री का कार्य अगर किसी ने करा है तो वो है 17 साल तक मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब के नाम से जाता है। बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट है बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां के नाम से एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं। 1971 के जो भारत पाक युद्ध के अंदर भी, मतलब हम कह सकते हैं कि जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, उस समय राजस्थान के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय नाम आता है बरकतुल्ला खां साहब, जो जोधपुर के रहने वाले थे, और इनके नाम से ये उपलब्धि जानी जाती है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान ही किस ऐसे मुख्यमंत्री का निधन हो गया था, तब भी नाम आता है बरकतुल्ला खां साहब। जब मुख्यमंत्री थे, कार्यभार संभाल रहे थे, भारत पाक का युद्ध भी हो रहा है, और उसी समय इनका निधन हो जाता है। तो अपने आप में बड़ा फैक्ट है, और इन चीजों से इनको जाना जाता। हालांकि कार्यकाल ज्यादा नहीं रहा था कि 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपने आप में छोटा सा ही कार्यकाल है, लगभग 2 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हरदेव जोशी। हरदेव जोशी बांसवाड़ा से आते हैं। हरदेव जोशी बांसवाड़ा से आते हैं, और प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भी उनका बड़ा योगदान था। 1973 से लेकर के 1977 तक लगभग 4 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने यहाँ पे निकाला एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे। और कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ा दल हुआ करता था। प्रजामंडल के बड़े नेताओं में से एक थे हरदेव जोशी, और 11वें नंबर पे, अर्थात इनको कह सकते हैं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पे गिना जाए तो 9वें मुख्यमंत्री रहे हरदेव जोशी, और कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का। माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान के अंदर जलापूर्ति, इसके अलावा विद्युत उत्पादन के अंदर भी अपना बड़ा योगदान रखती है। माही बजाज सागर का जो प्रारंभ करा था, वो इन्हीं के निर्देशन पे हुआ था, या इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नंबर छोटा फैक्ट, राजस्थान के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक भी, मतलब ये कह सकते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना पूरा कार्यकाल फिर भी पूरा नहीं कर पाए। अर्थात 5 साल तक वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। हालांकि कारण कुछ भी बने हों, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? तो ये जाता है नाम इनको हरदेव जी जोशी साहब को। इसके अलावा मैं ऑलरेडी पहले आपको बता ही चुका हूं कि राजस्थान के या कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी अन्य राज्य के होते हैं, और उसके बाद में सरकार के अंदर सरकार अथवा राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि किसी अमुक राज्य के अंदर राज्यपाल का पद भी संभाल सकते हैं, इनके अंदर वो योग्यता है, तब के अंदर सरकार इनका वहां पे भी उपयोग कर सकती है। ऐसा ही उस समय तत्कालिक समय में कांग्रेस सरकार ने किया, और असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। तो पिछली स्लाइड में हम पढ़ रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जो मोहनलाल सुखाड़िया साहब रहे थे, वो दक्षिणी भारत में रहे थे, और ये रहते हैं उत्तर पूर्व वाले राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य। इसके अलावा वेस्ट बंगाल को छोड़ दे तो दोनों असम और मेघालय जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य, सिस्टर जो जिसको स्टेट्स कह सकते हैं, उनके यहाँ पे असम और मेघालय के वो मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके नाम पे जयपुर में बहुत बड़ा प्रश्न है। हाल ही के अंदर एक पूछा गया था सवाल, अभी पिछले दिनों एक भर्ती परीक्षा हुई थी, जहां पे पूछा गया था कि हरदेव जो ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जिनके नाम से पत्रकारिता, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का संचालित, अर्थात ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे थे जिनके नाम से कोई पत्रकारिता विश्वविद्यालय संचालित है। ये नाम है हरदेव जोशी के नाम से इस नाम को जाना जाता है, और पत्रकारिता के नाम पे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर भी जयपुर में संचालित है, वो सारा सरे इन्हीं को जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ करा, और यह भी वर्तमान में संचालित भी है। भैरव सिंह शेखावत सीकर जिले के रहने वाले, इससे पहले पुलिस में थे, और
उसके बाद में राजस्थान में बड़े राजनीतिक दलों, जिसमें कह सकते हैं पहले जनसंघ में हुआ करते थे, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का जब अभ्युदय हुआ, उद्भव हुआ, तो उसमें प्रारंभिक लीडरों में से एक थे भैरों सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे सरीखे नेताओं के समकक्ष इनकी राजनीतिक इनका ओहदा हुआ करता था। और प्रथम राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का श्रेय अगर किसी को जाता है, अगर किसी का नाम आता है, तो भैरों सिंह जी शेखावत साहब थे, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान के अंदर शपथ ली। और ये भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि सबसे पहले जनसंघ में हुआ करते थे, उसके बाद ये जनसंघ जो है वो तब्दील हुआ भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी में, और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बनते, अर्थात उस समय परंपरा टूटी जहां पे कांग्रेस लगातार चुनाव जीत के आ रही थी और कांग्रेसी सरकार बना रही थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पहली बार इस मिथक को तोड़ा भैरों सिंह शेखावत साहब ने, पहली बार गैर कांग्रेसी वो मुख्यमंत्री बने, प्रथम के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, अर्थात 5 साल ये जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, अर्थात राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी इन्होंने जो है वहां पे 5 साल इन्होंने वहां पे निकाला। राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर कोई गरीब, पिछड़े और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात अगर कोई जिन्होंने करी थी, वो करी थी भैरों सिंह शेखावत जी ने, और इन्होंने जो है वो अंतिम व्यक्ति तक खड़े गए, जिसमें अन्न जिसको कह सकते हैं, अन्न प्रारंभ की एक जो जिसको हम अभी वर्तमान में कह रहे हैं कि लोगों को हर महीने अनाज मिलता है, इसकी शुरुआत भी इन्होंने शुरुआत करी थी। 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता अंत्योदय के माध्यम से दी जाती थी, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में संभव हुआ था। 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये जीते हैं और 2000 से लेकर के 2007 तक 2002 से लेकर के 2007 तक ये उप राष्ट्रपति रहे। सुशील शिंदे कांग्रेस के बड़े वेटर लीडर हैं, उनको उन्होंने हराया और यहाँ पे वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के पर भी इन्होंने काम किया। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, राजस्थान के ऐसे कौन से लीडर हैं जिन्होंने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए काम उन्होंने किया है। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो पहले पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले ये कारनामा अथवा यह जिनके नाम से उपलब्धि हासिल है वो भैरों सिंह जी शेखावत साहब के नाम से है, वो भी पहले उपराष्ट्रपति राजस्थान की तरफ से बने थे, और सेकंड जगदीप जी धनखड़ साहब है, वो भी अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 2007 में पाटिल अर्थात दोनों राजस्थान से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तत्कालिक समय में 2007 के अंदर राजस्थान की राज्यपाल थी। उसी समय उनको इस्तीफा दिला करके राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनको नामित किया गया कांग्रेस की तरफ, जिसको हम ये कह सकते हैं यूपीए की तरफ और एनडीए। तो यूपीए की तरफ से जो इनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया, और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल तो रही थी, इसके अलावा राष्ट्र की प्रथम राष्ट्रपति बनने का श्रेय भी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम से ही जाता है। उस समय तत्कालिक समय में अगर एनडीए की तरफ से कोई अगर उम्मीदवार खड़े हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो थे भैरों सिंह जी शेखावत। 2007 के अंदर ये चुनाव होते हैं और वहां पे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से नामित हुए थे और वो चुनाव हार गए थे। और भारत को सबसे पहले अगर कोई महिला राष्ट्रपति मिली, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने आपके समक्ष रखे। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं, अंत्योदय की शुरुआत करिए, इससे पहले पुलिस में थे, राजस्थान के सीकर जिले से रहने वाले हैं, और उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और उपराष्ट्रपति के पद पे जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पे कांग्रेस के जो महाराष्ट्र से एक लीडर आते हैं सुशील शिंदे, उनको हराया था और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने थे। जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब जो आदिवासी समुदाय से आते थे और साथ के साथ ही वो दलित मुख्यमंत्री के तौर पे अगर कोई कारण जाता है, या कह सकते हैं दलित मुख्यमंत्री का नाम अगर लिया जाता है, तो जगन्नाथ जी पहाड़िया जो राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री बने और सीधे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अर्थात सबसे पहले विधानसभा चुनाव लड़ करके आ रहे हैं और उसी समय ही उनको सीएम बनाया जाता है। तो अपने आप में बड़ी बात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि एक बार किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब को लेकर के और गए किसके पास में, ये जाते हैं
इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी से पास से भी पहले कह रहे थे कि जगन्नाथ जी पहाड़िया पंडित नेहरू जी के पास में भी गए थे, क्योंकि यंग लीडर थे, और वहां पे उनसे पूछा था कि आपको राजस्थान के अंदर सरकार कैसी लग रही है, क्या काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन दलितों के लिए अभी भी काम नहीं हो पा रहा, दलितों के लिए अभी भी काम नहीं हो पा रहा। ये बात नेहरू जी को चुभ गई। वाकई उनको लगा कि वाकई ये जो यंग लीडर है वाकई ये सही बात कर रहा है। और लास्ट में 1900, हालांकि नेहरू जी का निधन तो पहले ही हो गया था, लेकिन 1980 से लेकर के 81 तक ये बात कहीं ना कहीं आलकमान को पता थी कि इस व्यक्ति को एक बार कहीं ना कहीं सीएम क्यों ना बनाया जाए। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री अगर कोई बने हैं तो वो बने हैं कौन से? जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब। अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे, ऐसा पहले होता आया, और हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे। इंदिरा गांधी सरकार में वित्त एवं संचार मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब यह है कि उनके पास में राजनीतिक कौशल और उनका सामाजिक जीवन, इसके अलावा उनके पास में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो वाकई जानते थे। और विदेश और संचार जैसे मामलों में अगर मंत्री रहते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है, सरीखे और कौशल वाले व्यक्तित्व रहे होंगे, इसीलिए उनको उप मंत्री भी इनको बनाया गया। राज्य के अंदर सबसे पहले पूर्ण शराबबंदी, जैसे भी वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में जैसे बिहार है और गुजरात है जहां पे पूर्ण शराबबंदी अभी भी लागू है, राजस्थान के अंदर ऐसा करने वाले, राजस्थान के अंदर ऐसा साहस दिखाने वाले अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब रहे। हालांकि उसके बाद में इस निर्णय को इसको हटा दिया गया अथवा इसको निर्मूल कर दिया गया, और वर्तमान में तो शराब राजस्थान में बिक रही है। और राजस्थान के अंदर राजस्व अर्जन के अंदर देखा जाए तो शराब हालांकि एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सरकार इसको रेवेन्यू के तौर पे देखती है, तो रेवेन्यू भी काफी बड़ा शराब से राजस्थान सरकार व किसी अन्य स्टेट से भी अन्य स्टेटों को भी ऐसा मिलता है। लेकिन तत्कालिक समय में जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब ने ऐसा करके दिखाया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, एक महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवियत्री रही है भारतवर्ष की। एक बार कोई जयपुर में ही प्रोग्राम चल रहा था और वहां पे महादेवी वर्मा ने अपना कोई कविता वहां पे वाचन की, और उस समय जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब भी वहां पे अतिथि थे। तो इनसे पूछा गया कि आपको वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की कविताएं कैसी लगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये कहा होगा कि मेरे तो ऊपर से चलेगी, अर्थात मेरे सर से ऊपर से चलेगी, मैं इसको समझ नहीं पाया। और मेरा जैसा मुख्यमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति ही अगर इसको नहीं समझ पा रहा है तो आम आदमी तो समझेगा ही इसको क्या। अर्थात इनकी जो कविताएं हैं वो सरल भाषा में नहीं है, वो राजस्थान के अंदर अपितु भारतवर्ष में अभी भी आम लोग सामान्य तरह से ही जीवन जी रहे हैं। बड़े शब्दों का, अच्छे क्लिष्ट शब्दों का, अच्छी हिंदी व्याकरण का उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या ही इस कविता को सुनेंगे इसको। ये बात महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवियत्री थी, ये बात जाकर के इंदिरा गांधी जी को बताई। इंदिरा गांधी जी ने इस पे संज्ञान लेते हुए उसी तत्कालिक समय में इनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी हाल ही के आरपीएससी के द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी कवियत्री थी जिनके कहने से किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। यह सवाल यहां से बनता है कि किसी महिला कवियत्री की टिप्पणी करने पर किस मुख्यमंत्री को तत्कालिक समय में इस्तीफा देना पड़ा था। तो अपने आप में ये नाम जाता है जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब के नाम से। राज्य में पूर्ण शराबबंदी करवा रहे हैं, इसके अलावा टिप्पणी करने के कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। जगन्नाथ जी पहाड़िया के बारे में इतनी सारी चीजें, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों ने आपके साथ में शेयर करे। चलिए, शिवचरण माथुर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 14वें नंबर पे आते हैं। 4 साल का इनका कार्यकाल था। और असम के राज्यपाल रहते हैं। डीग हत्याकांड, इनके बारे में भी मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं। डीग हत्याकांड हुआ था उस समय एक तत्कालिक जागीरदार भरतपुर के थे जिनका नाम मान सिंह था, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब थे, और ऊपर से आलकमान की तरफ से ऐसा निर्देश मिला कि आपने अपनी दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं करा, क्यों ना आपसे इस्तीफा मांगा जाए। और इनको इसकी वजह से इनसे इस्तीफा लिया गया था इनसे। तो ये डी के जागीर मान सिंह थे। 21 फरवरी 1985 को हत्याकांड होता है और मुख्यमंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो राजस्थान के अंदर 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो किसी तात्कालिक कारण के वजह से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को गंवाया था। ये दोनों नाम जाते हैं जगन्नाथ जी पहाड़िया और शिवचरण माथुर साहब को। हीरालाल जी देवपुरा कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, सबसे कम 16 दिन का।
अगर किसी से आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे कम कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे पहले नाम आता है किनका, मोहनलाल जी सुखाड़िया का। और सबसे छोटा अगर आता है तो आता है हीरालाल जी देवपुरा, मात्र 16 साल 16 दिन, मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे कम मुख्यमंत्री का टेन्योर अगर किसी ने करा है तो वो किया है किसने, हीरालाल जी देवपुरा के नाम से ये फैक्ट अपने आप में जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हरदेव जोशी, हरदेव जोशी के बारे में मैंने आपको कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान सरकार के अंदर एज ए मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी अपना टेन्योर अर्थात मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो सामान्यतः 5 साल का होता है वो कभी भी पूरा नहीं कर पाए हरदेव जोशी। 1985 से लेकर के यही वाला है, ज्यादा लंबे समय तक रहे नहीं है ये। इसके अलावा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करते हैं ये। मैंने आपको बताया था कि संभागीय आयुक्त की को एक बार किसी मुख्यमंत्री ने हटाया था, वो मैं आपसे पूछूंगा जब लास्ट के अंदर सवाल होंगे। और इससे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सारी चीजें, लेकिन पुनः संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय हरदेव जोशी साहब को जाता है। शिवचरण माथुर फिर बनते हैं, शिवचरण माथुर दोबारा बनते हैं और लगभग 11 महीने के आसपास 11 महीने के आसपास फिर शिवचरण माथुर साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर अगेन हरदेव जोशी जी के बारे में पढ़िए आप। हरदेव जोशी 89 से लेकर के 90 तक 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें एक कार्यकाल उनका 89 से लेकर के 90 तक भी रहता है। छोटा कार्यकाल था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे अगर देखा जाए तो वाकई उनका अगर अंकित स्थान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 16वें से लेकर के 18वां, मतलब 16 नंबर पे और 18 नंबर पे फिर हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री राजस्थान के बनते हैं। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत एक टेन्योर अपना पूरा कर चुके हैं उससे पहले। उसके बाद में 1990 से लेकर के 1992 तक यहाँ मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद चली रही थी। जो केंद्र के अंदर सरकार होती है वो राष्ट्रपति शासन लगाया दिया करती है, ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं। तत्कालिक समय में 1992 के अंदर बाबरी विध्वंस ढांचा, जिसको कारसेकों ने वहां पे तोड़ दिया गया था, और वहां पे बहुत सारे ऐसे एमएलए थे जिनकी भूमिका उस समय संदिग्ध रह चुकी होगी शायद, ऐसे आरोप लगते हैं। और इसी आरोपों की वजह से 1992 के अंदर मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत को इस्तीफा देना पड़ा था, अर्थात यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया था। ऐसा राष्ट्रपति शासन लगा जो लगभग 1 साल अर्थात 354 दिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1992 में लगता है, और राजस्थान का ये चौथा राष्ट्रपति शासन था। और 1967 के अंदर पहले लगा, और सबसे चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत हुआ करते थे, और 354 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा। और तत्कालिक समय का कारण बना था बाबरी ढांचा। बाबरी ढांचा गिरने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एमएलए थे, जिसमें केंद्र सरकार का एक तर्क था कि यहाँ के एमएलए की विधानसभा जो सदस्य थे उनकी भूमिका इस बाबरी विध्वंस ढांचे को गिराने में रही थी, और उसकी वजह से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चलिए बात करते हैं अगेन भैरव सिंह जी शेखावत। 1993 से लेकर के 1998 तक, 93 से लेकर के 1998 तक भैरव सिंह जी शेखावत ने दोबारा काम किया यहाँ पे। और अंत्योदय योजना सबसे पहले भारतवर्ष में किसी ने शुरू करी, अर्थात राजस्थान में सबसे पहले किसने शुरू करी, तो भैरव सिंह जी के नाम से ये श्रेय जाता है। इसके अलावा अशोक गहलोत, वर्तमान के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तीसरा टेन्योर है, तीसरा कार्यकाल है अभी वाला, जो अभी हाल ही में आगामी थोड़े दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पे इनका टेन्योर चल रहा है 1998 से लेकर के 2003 तक। इससे पहले वो केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, और उससे पहले राजस्थान या नेशनल लेवल पे देखें तो यूथ कांग्रेस के भी ये सदस्य रहे, पीसीसी सचिव रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार जो हुआ करती थी कांग्रेस की पुराने समय, वहां पे जो है एज ए मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने कार्य करा। और 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुत सारे से कांग्रेस के वेटरन लीडर्स थे, उनको पछाड़ करके, उनको पीछे करके पहली बार किसी यंग मुख्यमंत्री को यहाँ पे बनाया जाता है। प्रशासनिक मितव्ययता अर्थात सरकार के अंदर प्रशासन पे जितने खर्चे होते हैं उनको कम करने का अगर किसी ने कोई गणित समझाया तो सबसे पहले नाम आता है अशोक गहलोत साहब का। और संवेदनशील सरकार उन्होंने चलाई, वर्तमान में भी चला रही है ऐसी सरकारें, और बहुत सारे ऐसे इन्होंने कार्य करे हैं जिसमें चिकित्सा की में हो, शिक्षा के अंदर हो। ऐसी सरकार अभी जो वर्तमान में चल रही है, जो इनके निर्देशन पे अथवा
इनके राजनीतिक कौशल के द्वारा चल रही है, तो ये भी अपने आप में अनूठा उदाहरण है। तो पहले कभी भी आज तक 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अर्थात विधायक बन जाते हैं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ करके आते हैं, ये जवाबदारी कभी भी उनको नहीं सौंपी गई एज ए विपक्ष के लीडर के तौर पे। लेकिन हाँ, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और इस बार अगर मुख्यमंत्री का अगर वो टेन्योर पूरा कर ही रहे हैं तो 15 साल हो जाएंगे उनको। 15 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव वर्तमान में कि राजस्थान में किसी व्यक्ति के पास में है तो माननीय अशोक गहलोत साहब के नाम से ये फैक्ट जाता है। नंबर 22 पे वसुंधरा राजे जी सिंधिया, वर्तमान में झालरापट्टन से आती हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, उससे पहले सांसद रही हैं, केंद्र में भी विदेश मंत्री के तौर पे इन्होंने कार्य किया है, काफी वेटर लीडर है और बीजेपी की लीडर हैं। पहली बार 2003 से लेकर के 2008 के अंदर तक, अर्थात राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के नाम से अगर कोई फैक्ट बनता है तो श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया के नाम से जाता है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, हालांकि अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि स्वयं महिला है तो महिला सशक्तिकरण को तो बढ़ावा देंगी ही देंगी। काफी अनूठे काम करे इन्होंने भी, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, राष्ट्रीय योजना जैसी लेके आई है, जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं लेकर के आई हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी इन्होंने युवा उद्यमियों को काफी प्रोत्साहन जैसी योजनाएं इन्होंने संचालित करी थी। तो ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया के नाम से ये टेन्योर था, जो 2003 से लेकर के 2008 तक जाता है। इसके अलावा फिर अगेन अशोक गहलोत साहब आ रहे हैं 13 से लेकर के 2008 से लेकर के 2013 तक, ये उनका दूसरा टेन्योर था। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री वही हैं, तो ये 23वें मुख्यमंत्री हैं। और वैसे देखा जाए तो 21वें मुख्यमंत्री हैं, कि अगर निर्वाचित की बात करें तो फैक्ट बनता है कि 21वें ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित होकर के आए थे, कभी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं, और वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर यह कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे जी सिंधिया फिर अगेन, अर्थात उनका दूसरा टेन्योर रहा है 13 से लेकर के 17 तक का, और यहां पे उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे दोबारा शपथ ली एज ए महिला दोबारा शपथ उन्होंने ली थी, और ये उनका दूसरा टेन्योर था। और लास्ट में पढ़ रहे हैं अशोक गहलोत साहब, मैंने आपको पहले बताया ये इनका तीसरा टेन्योर है, ये इनका तीसरा कार्यकाल है। अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है। अशोक गहलोत साहब 2018 से लेकर के 2023 तक चुनाव, अभी उन्होंने जो जीता था 2018 से लेकर के, और वर्तमान में 2023 तक ये चुनाव अभी लड़े जाने हैं। और 26वें मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी शपथ लेगा वो अभी भविष्य की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें और मैं आपको बताने वाला हूं। टीकाराम पलिवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान के अंदर जब पहली बार निर्वाचन जब मुख्यमंत्री के तौर पे हुआ था तो जयनारायण व्यास साहब चुनाव हार गए थे, और टीकाराम जी पालीवाल पहली बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे सवाल आपसे विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। संविधान में इस पद का हालांकि कोई उल्लेख नहीं है कि उप मुख्यमंत्री कौन बना, और इसका कहीं पे उल्लेख हो, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुख्यमंत्री के काल के समय उप मुख्यमंत्री कौन रहा था, सवाल बनता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने आप में। चलिए, जयनारायण व्यास, सबसे पहले शुरुआत होती है जयनारायण व्यास, टीकाराम जी पालीवाल। जब टीकाराम जी पालीवाल जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में जैसे जयनारायण व्यास साहब जब उपचुनाव लड़ करके आते हैं और जीत करके आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो टीकाराम जी पालीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा करके पहली बार राजस्थान के अंदर कोई उप मुख्यमंत्री बनने का अगर श्रेय जाता है, अगर किसके नाम से अगर कोई रिकॉर्ड दर्ज होता है तो होता है टीकाराम जी पालीवाल के। उस समय जयनारायण व्यास साहब के ये जो पीछे जिसको कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री ये बने थे। नंबर सेकंड, भैरव सिंह। हरिशंकर भावड़ा जब 1993 से लेकर के 1998 तक भैरव सिंह जी का थर्ड कार्यकाल था, तीसरा कार्यकाल था, और 5 साल तक इन्होंने ये पूरा किया था। तो ये जो है उस समय हरिशंकर भावड़ा साहब जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत। थर्ड वन, बनवारी लाल बैरवा 98 से लेकर के 2003 तक मुख्यमंत्री के तौर पे अशोक गहलोत साहब का पहला कार्यकाल था, और पहले कार्यकाल के दौरान बनवारी लाल जी बैरवा साहब को 2002 से लेकर के 2003 तक उप मुख्यमंत्री के तौर पे इनको बनाया गया था। इसके अलावा अशोक गहलोत को उसी समय कमलाजी बेनीवाल जनवरी 2003
कमला जी बेनीवाल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि कांग्रेस की बड़ी वेटरन लीडर रही हैं और ये गुजरात की गवर्नर भी रही हैं। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर अगर गुजरात के गवर्नर के तौर पे अगर जाना जाए तो कमला जी बेनीवाल ने भी वहां पे कार्यभार एज ए राज्यपाल संभाला था। और 2003 से लेकर के 2003 दिसंबर के आसपास तक इन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी यहां पे कार्य किया। लास्ट में चौथा है कि हाल ही में जब इस विधानसभा के चुनाव जब हुए थे उसके बाद में सचिन पायलट जो टोंक से चुनाव लड़ करके जीत के आए थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और वर्तमान मुख्यमंत्री की तो चर्चा मैं कर ही रहा हूं कि वर्तमान में अशोक गहलोत साहब अभी मुख्यमंत्री के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राजस्थान के अंदर पहले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या अभी तक ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये जाता है रिकॉर्ड, यह फैक्ट जाता है टीकाराम जी पालीवाल के। इसके अलावा राजस्थान के अंदर पहले उप मुख्यमंत्री बने वो भी टीकाराम जी पालीवाल बने, जयनारायण व्यास साहब के साथ बने हैं। इसके अलावा भैरू सिंह जी के समय पे बनते हरिशंकर भावड़ा अशोक जी के साथ में, अशोक गहलोत साहब के सामने 3 ऐसे फैक्ट हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके साथ 3 उप मुख्यमंत्रियों के तौर पे किन किन व्यक्तियों ने काम किए। बनवारी लाल जी बैरवा है, कमला जी बेनीवाल है, इसके अलावा सचिन पायलट है। तो अपने आप में भी ये बड़े फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैरू सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 3 बार विपक्ष के नेता रहे हैं। जबकि दूसरा ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कभी विपक्ष के नेता ही रहे। अशोक गहलोत साहब अभी तक विपक्ष के नेता कभी भी अभी तक जो है वो नहीं रहे। लेकिन 3 बार विपक्ष के नेताओं की बात करी जा रही है तो वहां पे भैरू सिंह जी शेखावत 3 बार विपक्ष के नेता रहे। हरदेव जोशी के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूं कि हरदेव जोशी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं लेकिन कभी भी अपना टेन्योर अर्थात कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये श्रेय जाता है, ये जिसकी बात की ये फैक्ट बनता है हरदेव जी जोशी साहब के नाम से, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे कार्य करा लेकिन कभी भी अपना पूरा टेन्योर नहीं कर पाए। इसके अलावा वसुंधरा राजे 1 बार विपक्ष की नेता भी रही है, अर्थात राजस्थान के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे एज ए महिला के तौर पे अगर शपथ ली है तो वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने ली है। 2 बार उनका टेन्योर रहा है, 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं और 1 बार विपक्ष की नेता भी रही है। तो ये है। इसके अलावा विपक्ष के नेता के तौर पे जाना जाता है तो हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। विपक्ष के नेता वसुंधरा जी भी रही हैं लेकिन अशोक गहलोत साहब विपक्ष के नेता कभी भी नहीं रहे हैं। इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से राजस्थान के अंदर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री से लेकर के और अभी तक जितने सारे फैक्ट हम आपको बता सकते थे, जो रोचक जानकारियां, जो रोचक पहलू, जो अनछुए पहलू आज तक आपको नहीं पता थे कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा किसी कवियत्री पर टिप्पणी करने पर किसको इस्तीफा देना पड़ा था, डीग हत्याकांड के अंदर ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे रोचक फैक्ट हम लोग आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर आगामी भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मेल मिलान करने के लिए मैचिंग के अंदर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।